ओरल टेस्ट में 450 मार्क्स आ रहे हैं और एक्टिव रिकॉल करने का मतलब है कि एक चैप्टर को मिनिमम 3 से 4 घंटा देना। और इतना टाइम है कि अगर मैं 8 घंटा 7 घंटा दिन का बायो में देने लगा तो फेस केमिस्ट्री का रिवाइज करूंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चेजिंग नीट 2026। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट में मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए, खास करके बायो में। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बायो के बारे में। और आप ये वीडियो आगे तभी कंटिन्यू करो जब आपके लगभग कम से कम बायो 2 से 3 बार रीडिंग कर चुके हो और अगर आपके मिनिमम 220 230 मार्क्स आ रहे हो और आप सोच रहे हो कि यहाँ से 300 में कैसे जाऊँगा, 300 का जंप कैसे लेना है। तो अब 300 का जंप बार बार रीडिंग करने से तो नहीं होने वाला है, तो मैं उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊँगा कि 300 आगे कैसे जानी है। और मैं स्ट्रेटेजीज को 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ कि हम स्ट्रेटेजी के बारे में सही से बात करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए। और हर वीडियो में हर कोई बोलता है एक्टिव रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल करने को चलो मैं तैयार हूँ, पर अगर मेरे बायो में पूरे ओवरऑल टेस्ट में 450 मार्क्स आ रहे हैं और एक्टिव रिकॉल करने का मतलब है कि एक चैप्टर को मिनिमम 3 से 4 घंटा देना, और इतना टाइम है कि अगर मैं 8 घंटा 7 घंटा दिन का बायो में देने लगा तो फेस केमिस्ट्री का रिवाइज करूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब तो कहते हैं एक्टिव रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो, पर एवरेज बच्चे के लिए जिसका 220 230 आ रहा है उसके लिए एक्टिव रिकॉल उतना सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि हाँ एग्री कर रहा हूँ एक्टिव रिकॉल से मार्क्स बढ़ते, पर अगले 3 दिन में सिर्फ एक्टिव रिकॉल करके मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। और इतना टाइम भी तो नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री कब करोगे अगर एक्टिव रिकॉल करते बैठ गए तो, कि दिन भर एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ने के बाद एक्टिव रिकॉल कर ले। एक्टिव रिकॉल करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि बिना एक्टिव रिकॉल के हम कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। अब नीट एग्जाम में लगभग सिर्फ 30 दिन बचे हैं, तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि पहले 15 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हमारे मिनिमम बायो में अगर 240 आ रहे तो हम 300 तक जाए, और आखिरी 15 दिन में कोशिश करूंगा कि 20-30 मार्क्स जो हम बढ़ा सके, क्योंकि 240 लाना ईजी है लेकिन 240 से 300 जाना बहुत टफ है और 300 से 320 जाना बहुत टफ है। और मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूं, तो मैं भी यही स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इस साल मैं भी नीट दूंगा, मेरे भी मार्क्स 220 240 पे अटके हुए थे, लेकिन फिर मैंने इसको अप्लाई किया और मेरे मार्क्स बढ़े। इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हर कोई ये तो कह देता है एक्टिव रिकॉल कर लो, पर एक्टिव रिकॉल में जो टाइम जाएगा क्या उतना टाइम है हमारे पास? ऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, तो एक्टिव रिकॉल कब तक करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना है टेस्ट देने से। अगर अब तक हम लोग ने टेस्ट नहीं दिया और मिनिमम 2 से 3 बार हम लोग ने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए तो सबसे पहले, और एक भी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया, माइनर दे दिया, तो सबसे पहले हमें वो फियर खत्म करना है कि एक बार टेस्ट देके देखना है कि 180 आता है, 170 आता है, 200 आता है। कोशिश करना है ये चीज़ को, क्योंकि जब तक तुम टेस्ट दोगे नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। तो सिर्फ माइनर देते देते, माइनर तो हम 2 लेसन का रिवीजन करेंगे दे देंगे, लेकिन अब आज ही इसी पॉइंट पर वीडियो देखने के बाद ट्राई करो कि तुम पहले एक टेस्ट दो और उसमें एनालिसिस करो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे को, 240 250 230 आ रहे हैं। फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करो और आगे स्ट्रेटेजी सीखो। मैंने लगभग अभी तक इतने टेस्ट दिए हैं और इससे ही ज़्यादा टेस्ट अब मैं हर एक दिन बायो का, हर एक अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हर एक बायो तो मिनिमम मैं रोज एक अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो आप भी ये स्ट्रेटेजी लगाओ कि रोज बायो अटेम्प्ट करो तो आपको पता चलेगा। उसका इसने टेस्ट देने के बाद मुझे ये कंक्लूजन मिला है कि मेरे ये चैप्टर्स वीक हैं। फोकस करो। जैसे कि मैंने ये एनालिसिस किया इतने सारे टेस्ट देने के बाद, रीडिंग्स करने के बाद, कि मेरे लिविंग वर्ल्ड पूरा चैप्टर वीक है। मतलब लिविंग वर्ल्ड बहुत आसान चैप्टर है लेकिन मुझे जल्दी नहीं समझ आता है, टेक्सा टेक्सोनॉमी, और तो कॉन्सेप्चुअलिटी वीक है मेरा। तो मैंने निकाला कि उस मेरा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। फिर बायो क्लासिफिकेशन में इंट्रोडक्शन पार्ट मेरा रॉन्ग है, पेज नंबर 16 17 18 में पुरानी एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। फंगी में स्पोर्ट्स के ज़्यादा मिस्टेक्स जाते हैं, वायरस में साइंटिस्ट के नेम से मेरे मिस्टेक होते हैं। तो आप भी ऐसे एनालिसिस करो। हर एक चैप्टर का मेरा डेप्थ एनालिसिस है पूरा, देख सकते हो आप। प्लांट किंगडम में क्या एनालिसिस है, एनिमल किंगडम मेरा फुल चैप्टर है, स्पेशली एग्जाम्पल्स वीक है। जब भी फाइलम से आता है तो मैं राइट कर लेता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल से आता है तो मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स हमें रटे ही नहीं है, अच्छे से आते ही नहीं है। तो वहाँ पर और हम क्या करते हैं, सिर्फ वही सेम फाइलम पढ़ते रहेंगे, एग्जाम्पल फिर भूल जाएंगे, और एट द एंड मेरा वर्टिब्रा वाला भी पार्ट वीक है, क्योंकि एम्फीबिया मेमेलिया आने तक मैं एनर्जी खत्म हो जाती है तो और वीक हो जाता हूँ मैं। फिर वो पार्ट को हर बार मैं छोड़ देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब जब मैं एनिमल किंगडम स्टार्ट करता हूँ तो मैं पीछे से आगे पढ़ता हूँ। आप भी स्ट्रेटेजी लगाओ कि पीछे से आओ, रिवर्स आते हुए पढ़ो, तो जो पीछे के टॉपिक वीक है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी में मेरा ऐसा है कि एक्स-C2 इन-C2 सब वीक रह जाता है, क्योंकि वहाँ आते आते वो डेटा कंज्यूम होकर माइंड थक जाता है। और फिर उससे ये भी एनालिसिस निकालो कि कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है कि डेटा में प्रॉब्लम है। जैसे आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी मुझे कॉन्सेप्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, डेटा में प्रॉब्लम है। 19 एक्स रेटिंग में 19.4 19.5 ये रेनिन एंजियोटेंशन मैकेनिज्म और वो सब तो उधर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है मेरे को, जैसे मैकेनिज्म है। तो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम से मेरे असर्शन वाले रॉन्ग होंगे। अगर इस चैप्टर से असर्शन आ रहे तो इस 2 हिस्से जाएंगे असर्शन रॉन्ग होंगे, डेटा नहीं रॉन्ग जाएंगे। अगर आपका जैसे कि पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले में क्या दिक्कत है तो आप वो देखो कि आपका डेटा रॉन्ग जा रहा है कि कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग जा रहा है। अगर कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग जा रहा है तो उसको आप जिस भी सर से पढ़ो उससे वापस देखो और उसे अंडरस्टैंड करो। अगर उस सर से नहीं समझ में आ रहा है किसी और सर से देखो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो वीक पॉइंट है उसे एनालिसिस करना है। क्योंकि राइट जो है वो तो हम 99% चांसेस है कि हम राइट को तो वापस राइट कर लेंगे, लेकिन जो वीक है उसको कैसे राइट करेंगे, उसको इग्नोर करते रहेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स मेरा लेसन वीक है, फुल लेसन। अब जब आप देखो कि अगर इतने टॉपिक्स मेरे वीक ही हैं 12th 11 12 की बायोमेट्री, तो कैसे 330 340 हैं। जब मैं इनको काम करूँगा, इन पर स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाऊंगा तो अपने आप मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। अलगे के गैमेट्स रॉन्ग है, जैसे यूनिसेलुलर नॉन सेलुलर आइसोगेमस एंड आइसोगेमस के एग्जांपल्स भूल जाता हो, तो डेटा वाला पार्ट हुआ। तो आप भी इस पर फोकस करो कि डेटा वाले पार्ट को आप अच्छा कर सको। अब हर टेस्ट से जो मेरे रॉन्ग जाते हैं मैं उनको सही से लिख लेता हूँ। हर टेस्ट के जितने रॉन्ग है, कुछ मेरे बुक्स में अलग अलग लिख के रखा है और कुछ पेजेस में लिख के रखा है स्पेसिफिकली। आप देख सकते हो कैसे मैंने लिखा है, टॉपिक कितने रॉन्ग है, कौन सा नंबर है, क्या सब कुछ सिली मिस्टेक है, वो सब चीज़ लिखे। फिर उसका जो रॉन्ग है मैं उसको भूल नहीं जाऊँगा, उनको मैं एक बुक में भी उतार लूँगा और साथ ही साथ मैं उनको एनसीईआरटी में मार्क कर लूँगा अलग कलर की पेन से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि मैं पिंक कलर की पेन यूज़ करता हूँ और उसको सब सही से लिखूँगा कौन से टेस्ट में मेरे कौन से रॉन्ग है। और इसको मैं डेली ट्राई करता हूँ कि सोने से पहले 15 मिनट में इसे अच्छे से रिवाइज करूँ।
तो मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती है कि मैं किसी भी चैप्टर को 2 घंटे में खत्म कर दूँ एक दिन में, और 2 चैप्टर में कोशिश करता हूँ कि एक दिन में खत्म करूँ। उसके बाद मैं स्पेसिफिकली बायो एमटीजी की जो बुक आती है वो सॉल्व करता हूँ, क्योंकि उस पर मेरा थोड़ा ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है, और उसमें पूरी सेक्शन नहीं सॉल्व करता, क्योंकि इस टाइम पर बस टाइम नहीं कि मैं 250-300 एमसीक्यू सॉल्व करूँ। उसके जो हार्ड सेक्शन है, मल्टीपल डायमेंशन और केस बेस्ड क्वेश्चन, फिगर एमसीक्यू, वो सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरे स्पेसिफिकली ज़्यादा करके क्वेश्चन फिगर वाले रॉन्ग जाते हैं, डेटा वाले रॉन्ग जाते हैं। और ये दोनों के लिए मैं क्या करता हूँ, फिगर वाले के लिए तो मैं फिगर पे देखना ज़्यादा कोशिश करने लगा हूँ। आप भी देखोगे तो प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के नीचे एक लिखा है, वो आप लाइन पढ़ो, आज तक आपने नहीं पढ़ी, वो देखो लाइन पढ़ो, आपको कुछ रियलाइज होगा कि वहाँ पे क्या लिखा है, और पढ़ के बताना कि कमेंट में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उसका डेटा वाले के लिए चीज़ों में करते हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कौन से स्पर्म के पाथवे, साइज है, ओवरी, फैल्लोपियन ट्यूब, गैमेटोजेनेसिस है, बेबी डेवलपमेंट है, फीमेल एक्सटर्नल, मेल ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, मेंस्ट्रुएशन फॉलिकल, सब इसका मैं कर रहा हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आईओडी, आईवीएफ, एआरटी, इसमें मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है, मेल गैमेट कैसे बन रहा है, म्योसिस, माइटोसिस, केमिकल कंट्रोलिंग कॉम्बिनेशन में थायराइड हार्मोन, कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, एनिमल टिश्यू में ऑल एग्जाम्पल टिल कार्टिलेज, रेस्पिरेशन में पाथवेज। अब मैं इसको क्या करूँगा, इतने जो मैंने पेजेस बनाई है इन्हें मैं रोज 1 घंटा देता हूँ, और 1 घंटा मैक्सिमम चीज़ें करता हूँ, कोशिश करता हूँ रफ में लिखने की, एकदम फटाफट रफ में लिखना, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रेन से एक बार हाथ चलना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने हाइलिन कार्टिलेज सोचा तो सेप्टम ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज, ऐसे एग्जांपल्स दिमाग में फटाफट आ जाने चाहिए। मैंने अगर पाथवे सोचा रेस्पिरेशन का, तो मेरे भी दिमाग में कि सिर्फ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसा नहीं कि मुझे सोचना पड़े हेक्सोकाइनेस कहाँ लग रहा है। हर एक चीज़ों को थोड़ा लिखने की कोशिश करो, इससे आपका अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एक्टिव रिकॉल से बेटर है 1 घंटे में आप लगभग, मेरे को 1.5 घंटा लगता है 11-12 के सारे पॉइंट्स को रिवाइज करने में, जो मेरे वीक्स हैं, और डेटा वाले पॉइंट, खास करके डेटा ही तुम भूलोगे कि डिसोसिएशन करके एसोसिएशन करके, उसमें वो नहीं कंफ्यूज होगे, लेकिन उसमें पीएच कहाँ बढ़ रही है, पीएच कहाँ घट रही है, वो भूलोगे। तो उसको रिवाइज करो, ये नहीं कि पूरा चैप्टर को रिकॉल करने बैठ गए। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अगर वो क्लियर है, तो सिर्फ डेटा वाले पॉइंट्स पे फोकस करो। तो फाइनल समरी ये है कि हर चैप्टर को 2 घंटा दो, और मेजर टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। कम से कम 30 चैप्टर टेस्ट दो, तभी मार्क्स बढ़ेंगे। अपने फियर से मत डरो, और उसके बाद अपने हर एक चीज़ को एनालिसिस करो, डेटास को रोज रिवाइज करने की कोशिश करो। साइंटिस्ट ने सब होगा, और उसको सिर्फ रटो मत, देख के फटाफट पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं। उसको चीज़ों को लिखो, स्पर्म का पाथवे, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल, PS1 PS2, उसको लिखो और अच्छे से लिखो, और देखो कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, उसको वापस एक बार देख लो बुक में, फटाफट याद होगा। 7 दिन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, इतनी गारंटी है मेरी, मेरे भी ऐसे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द बेस्ट।